अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक आते हैं, आपको घबराहट होती है, रेसिंग हार्ट की प्रॉब्लम है, अबनॉर्मल हार्ट के एकदम फील होते हैं, या फिर इसके अलावा कंटिन्यू 24/7 आपको वीकनेस है, डिजीनेस है, या फिर फीवर जैसा महसूस होता है, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो कि एंजाइटी में एक इंसान को नज़र आते हैं या फील करता है, ऐसे महसूस होते हैं। तो आपको भी अगर इसमें से किसी तरह के मेजर सिम्टम्स है, जैसे कि हार्ट palpitation वगैरह, तो मैं आपको ये कंसिडर करूँगा कि आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे कंफर्म करें कि ये सिम्टम्स एंजाइटी की वजह से ही है या किसी और वजह से। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि सिम्टम्स एंजाइटी की वजह से है, या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स या फिर इसमें से किसी भी तरह के मेजर सिम्टम्स एंजाइटी में भी अगर आते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बात को शेयर करें, ताकि वो आपको सही मेडिकेशन या फिर सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपको एंजाइटी है और आपको डॉक्टर ने एंजाइटी आपके कंफर्म की है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे भी पहले कुछ 5 साल पहले एंजाइटी थी। 5 साल से एंजाइटी थी। अभी 2 साल से मैं तकरीबन बिल्कुल सही हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हूँ, बेटर हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और अच्छे से विदाउट एनी सिम्पटम्स, एनी मेजर सिम्पटम्स और माइनर सिम्पटम्स मेरी लाइफ चल रही है। तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है एंग्ज़ायटी के पेशेंट पे क्या बीत रही होती है, और इस चीज़ को समझने वाला उसके आस-पास कोई नहीं होता। इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसी वजह से ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं आप लोगों को भी सपोर्ट कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया, किस तरह से इसको ट्रीट किया डॉक्टर की मदद से, और किस तरह से क्या-क्या चीज़ें मैंने अवॉइड की, क्या चीज़ें मैंने की और क्या चीज़ें नहीं की। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं मेडिकल प्रोफ़ेशनल में काम करता हूँ, मेरा काम मेडिकल फ़ील्ड में ही है, और मैं पिछले 5 साल से मेडिकल फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि पेशेंट्स को किस तरह से दिक्कत आती है, और पेशेंट क्या-क्या गलती करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एंग्ज़ायटी है, तो आपने इस बात की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी है कि आपकी एंग्ज़ायटी ठीक होंगी या नहीं होंगी। एंग्ज़ायटी कितनी ही पुरानी 20 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी क्यों ना हो, एंग्ज़ायटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो अगर आपको भी एंग्ज़ायटी है या किसी तरह के सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे बात करें कि आपको जो-जो सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, उनसे शेयर करें। और आप लोग, मैं जो वीडियोज़ में बताऊँगा या फिर मेरी जो जर्नी रहेगी, उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी से, पैनिक अटैक से काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। तो अगर आपको रेसिंग हार्ट या फिर इनमें से किसी भी तरह के हार्ट पाल्पिटेशन, अबनॉर्मल हार्ट पाल्पिटेशन, 24/7 वीकनेस रहना, इनमें से कोई भी सिम्पटम्स आपको अगर एंजाइटी में आ रहे हैं, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको ये सिम्पटम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं, आपको एक्चुअल में किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है नहीं, आप इस चीज़ के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें, तो क्या आप पे मेरी ये बात असर करेंगी? बिल्कुल नहीं करने वाली। ये बात वैसी ही होने वाली है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब आपके फैमिली मेंबर से आप ये बात को शेयर करते हैं कि आपको इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं या फिर इस तरह से किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आपके फैमिली मेंबर का जो रिएक्शन होता है, मेरा रिएक्शन भी कुछ उसी तरह से महसूस होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस चीज़ का वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेडिसिन, मेडिसिन अच्छी चीज़ है। मेडिसिन आपको तब काम आती है जब आपकी दिक्कत हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपकी परेशानी, एंग्ज़ायटी हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अब आपका किसी तरह से उसमें 0.001% भी इन्वॉल्वमेंट इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर आप उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब मेडिसिन आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से आपको एक टाइम मिल जाता है रेस्ट करने, या फिर कहेंगे जिसको कि एक अच्छा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से आप सेट हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप तैयार हो सकते हैं, आपको एक रेस्ट पीरियड मिल जाता है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं आगे आने वाले सिम्पटम्स को मैनेज करके उसको ठीक करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका वन स्टेप सॉल्यूशन अगर आपको कोई बताता भी है, जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि आप योगा करो, योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ है। ठीक है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ से रिलीफ़ मिलता है, योगा से रिलीफ़ मिलता है टेम्परेरी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मेन रूट क्या है, जड़ क्या है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ये हो रही है? जब तक आप ये प्रॉब्लम नहीं समझ पाएँगे, जब तक आप इस प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप इसको हल कैसे करेंगे?
सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट साइट पे एंग्ज़ायटी हो क्यों रही है। जब तक आप इस चीज़ को पता नहीं करेंगे, तब तक आप इसका हल नहीं निकाल सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सरसाइजेज़ जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ लोगों ने बताई हुई है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अच्छी बात है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और जो योगा के आसन हैं और ये जो दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि रिलीफ़ देती है लोगों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जब आप उस स्टेट में होते हैं, जब आप पे एंग्ज़ायटी अटैक होता है, पैनिक अटैक में आप सिचुएशन में होते हो, तब ये चीज़ें काम करती है जेनुइनली। लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जब उनके चेस्ट टाइटनेस फ़ील हो रही होती है, उनको चेस्ट टाइटनेस फ़ील हो रही होती है, साँस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तब अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बैठेंगे, तो चांसेस ज़्यादा ये है कि इंस्टेड ऑफ उस चीज़ का उनको बेनिफिट हो, नुकसान ज़्यादा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब माइंड की जो हमारी ख़ास बात ये होती है कि जब हम उसको नेगेटिव देते हैं, जब वो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, यानी कि जब वो डर रहा होता है किसी चीज़ से, जब हम उसको थोड़ा-सा भी अगर नेगेटिव या फिर डेंजर बता दें, तो वो उस तरफ ज़्यादा फ़ोकस करने लगता है, जहाँ बजाय इस चीज़ के कि वो पॉज़िटिव साइड को देखे। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आपका ध्यान, आपका जो फ़ोकस होता है, अगर किसी और तरफ भी है, किसी और जगह भी है, तो आप अपनी एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसकी वजह से आप अपनी जो साँस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग होती है, उसकी तरफ अपना ध्यान, अपना फ़ोकस लेके चले जाते हैं। जिसकी वजह से आपको और साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। और एक टेक्नीक होती है डिस्ट्रैक्शन टेक्नीक नाम से, डिस्ट्रैक्ट करते हैं माइंड को जिसमें, तो वो एक टेक्नीक काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इसमें से किसी भी तरह की सिचुएशन हो रही है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके एक टेम्पररी रिलीफ या फिर सिचुएशन से जो भी आप सफ़र कर रहे हैं उससे निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन को उस तरफ ढूंढे जहाँ पे वो ऑलरेडी है, ना कि उस तरफ जहाँ पे वो नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब एक एग्जांपल ऐसी है कि जब आपको चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, या फिर आपको अगर किसी तरह से चेस्ट कंप्रेशन फील हो रही है, या फिर और ज़्यादा सादा मिसाल अगर ले कि मैं जैसे कि मेडिकल फील्ड से आता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड में, मैं हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। अब मेरे पास अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है मेडिकल फील्ड के बारे में, जो कि नेगेटिव है, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मैं राइट साइड में सोऊँ, राइट साइड में अगर मैं करवट लेके सोऊंगा, अब ये चीज़ गलत भी हो सकती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं राइट साइड में करवट लेके सोऊंगा, तो मेरे हार्ट पे कम लोड पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं सीधा सोऊंगा स्ट्रेट, तो तब भी मेरे हार्ट हार्ट पे कम लोड पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड के हैंड साइड पे अगर सोऊंगा, तो मेरे हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ऐसी होनी है कि जब मैं अगर बैठा हूँ और एंशियस हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो अगर मैं राइट हैंड साइड पर सोऊंगा, अब राइट हैंड साइड पर सोने की वजह से मुझे ऑलरेडी नींद नहीं आने वाली। जब मैं स्ट्रेट सोऊंगा तब भी मुझे नींद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरे माइंड में ओवर थिंकिंग की वजह से, एनजाइटी की वजह से मैं बेचैन हूँ। जैसे ही मैं लेटूंगा, तो मेरे हार्ट के थोड़े बहुत जो नॉर्मल रिदम्स है, वो मुझे सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। और ऐसा मेरे साथ होता था। और जैसे ही जब मैं लेफ़्ट साइड में सोने लगूँगा, तो मेरे माइंड में ये चीज़ चलने लगेगी कि मेरे हार्ट पे लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे हार्ट की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, मेरी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। अब इसी तरह की किसी और सिचुएशन की बात ले लेते हैं कि अब अगर किसी को इस बात का डर है कि उसको हार्ट अटैक है, एंग्जाइटी में, हाँ, एंग्जाइटी में, रियलिटी में नहीं। आपको पहले ये चीज़ कन्फर्म करना है कि आपको एंग्जाइटी की वजह से ही है या फिर रियल सिम्टम्स है। तो अगर आपको ये बात पता है कि आपको एंग्जाइटी की वजह से है, जो भी अबनॉर्मल हार्ट रिदम हो रहे हैं, तो जब आपको ये अबनॉर्मल हार्ट के रिदम होंगे, ठीक है, तो आप उसको चाह के जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होने वाले। फिर आप ट्राई करेंगे कि हाँ, आप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करूँगी तो मेरे हार्ट की रिदम जो है कंट्रोल हो जाऊँगी, या ब्रीदिंग करूँगा तो मेरे हार्ट की रिदम कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप ब्रीदिंग करने ट्राई करेंगे, लेकिन आप ब्रीदिंग से गौर करेंगे, आपका ध्यान, आपका जो फोकस है आपकी ब्रीदिंग और प्लस आपके हार्ट बीट दोनों पे रहने लगे। फिर आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी स्विच हो जाएंगे, फिर आप और परेशान होने लगेंगे। फिर आप एक बात गौर करेंगे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं या फिर पहुंचने लगते हैं, या फिर आपकी कंपनी में कोई कंपेनियन आता है साथ में, आपका दोस्त, आपके घर वाले, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपकी हार्ट बीट सब नॉर्मल हो जाती है, आपकी वीकनेस, आपकी बॉडी में सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन जो भी होती है, आपका पसीना आना, बहुत ज़्यादा स्वेट करना, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आना, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं,
ये सारी चीज़ें आपकी आई पाल्पेशंस, प्यूपिल जो भी कहते हैं, जैसे वो फड़फड़ करना, सारा कुछ ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता क्यों है, पहले आपको इसका रीज़न पता करना पड़ेगा। सेम ये बात वैसी ही है जैसे कि अगर आप कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक इमारत बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ग्राउंड होता है वो साफ़ होना ज़रूरी है, उसका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कचरा है, ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स है, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको ट्रिगर कर रही है, तो आपका माइंड आपको वैसा रिस्पॉन्स देगा ही नहीं जैसा आप चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रिगर्स, जहाँ तक कि मैं जब मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी, जब मैं एंजाइटी में था, तो मैंने कुछ चीज़ें गौर की। मैंने दो चीज़ों की लिस्ट बनाई थी, एक सॉफ्ट ट्रिगर्स और एक हार्ड ट्रिगर्स। सॉफ्ट ट्रिगर्स में ऐसी चीज़ें थी जो खाने से या फिर करने से, सूंघने से, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड, उसकी वजह से मुझे दिक्कत होने लग रही थी। और सॉफ्ट ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो मेमोरी है, मेमोरी की वजह से, कुछ सोच लेने की वजह से या फिर बैठ जाने की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। और ट्रिगर्स के अलावा आपको अपने थॉट पैटर्न पे काम करना होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, क्या गलती है। ऐसे जो आपके माइंड में ख्यालात आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, आपको पहले ये समझना होगा। उसके बाद, और आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको दिक्कत ये होती है कि आपको बैठ के सुकून से आराम से कोई बताने वाला, कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है। हाँ, अगर आपको मेडिसिन लिए है आपने, आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। जिसका किसी को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स भी आसानी से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन आपको बताने वाला चाहिए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के कि 15 साल से एंजाइटी है, 20 साल से एंजाइटी है, कोई 20 साल से मेडिसिन ले रहा है। इवन मैंने खुद कुछ पेशेंट से बात की थी जो कि 6-6 7-7 साल से मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस के बाद वो ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, मिसाल मैं इसलिए ज़्यादा देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ सके। एक बार कहने में एंजाइटी के पेशेंट को चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। ताकि उसको चीज़ समझ में आए, वो ढूंढ रहा होता है कि उसको कोई चीज़ ऐसी मिले जिसकी वजह से उसकी जान को थोड़ा सुकून मिले। तो एक मिसाल मैं ऐसी देता हूँ कि अगर आप मेडिसिन पे है या फिर किसी भी तरह से मेडिसिन पे नहीं भी है, अगर आप थेरेपी ले रहे हैं या कुछ भी हो, जैसा कि अक्सर रीज़न एक नहीं होता है एनजाइटी होने का, किसी को एडिक्शन की वजह से होती है। एडिक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का गेमिंग एडिक्शन होता है, किसी को फोन एडिक्शन होता है, किसी को गेमिंग एडिक्शन होता है, किसी को किसी तरह के नशों का एडिक्शन होता है, या फिर किसी को ट्रॉमा होता है, किसी का डिप्रेशन होता है, या फिर कोई कंटिन्यू स्ट्रेस में रहने की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब है कि रीज़न डिफरेंट होते हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो एग्जांपल ऐसी है कि आप अगर एक 1000 लीटर की टाँकी लेंगे, वाटर टैंक जिसमें पीने का साफ़ पानी है, और उसमें अगर एक छोटा सा सुराख करेंगे, छोटा सा होल करेंगे, और उसमें 1 लीटर पानी, या फिर उसमें एक छोटा सा पाइप लगा देंगे, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यू एक गंदा पानी आप पुश करेंगे, तो क्या वो पानी साफ रहेगा? नहीं। एक तरह से तो उसमें फ़िल्टर का पानी है, वो साफ़ हो रहा है, पीने का पानी है, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं। तो उस पानी की जो वैल्यू है, उस पे जो लेबल लगाया है हमने कि वो पीने का साफ़ पानी है, वो वैल्यू, वो जो लेबल है वो उससे हट जाएगा। क्यों हटा? क्योंकि हमने उसमें साफ़ पानी के साथ-साथ, साफ़ पानी तो हमने काफ़ी ज़्यादा डाला, लेकिन साथ में गंदा पानी भी थोड़ा मिक्स कर दिया है। अब सेम वही अब सेम वही बात एक और तरह से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी वैसे सबको पता होगी, अगर आप बिरयानी खा रहे हैं और बिरयानी के साथ जैसे कि हम सैलेड लेते हैं, चटनी वगैरह, अचार वगैरह खाते हैं, तो आप उसकी जगह पे, आप अगर बड़ी बिरयानी, एक बड़ी प्लेट में बिरयानी लें और सैलेड और चटनी की जगह पे थोड़ा सा, चाहे किसी भी तरह की गंदगी क्यों ना हो, उसके ऊपर डाल दें, तो क्या आप वो चीज़ खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उस छोटी सी चीज़ की वजह से सारा जो खाना था, हर चीज़ थी, वो ख़राब हो गई। उस छोटी सी गंदगी की वजह से जो पानी था पीने का, वो पीने का पानी नहीं रहा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ साफ़ कर रहे हैं, तो आपको साफ़ करने से पहले, उस चीज़ को अच्छा करने से पहले, आपके लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो चीज़ गंदी कहाँ से हो रही है, ख़राब कहाँ से हो रही है। उस गंदगी को पहले आपको रोकना होगा, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। ताकि वो चीज़ जब आप साफ़ करें तो वो साफ़ रहे, उसको मेंटेन कर सकें, आसानी से वो मेंटेन रहे। इसी तरह से हमारे दिमाग का मसला है। जब आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, तो अक्सर लोगों को मेडिसिन लेने के बावजूद भी
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, मेडिसिन सूट नहीं कर रही, जो भी, वो एक अलग रीज़न हो गया। लेकिन उसके अलावा भी बात ये होती है कि एक तरह से हम दवाई ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ से हम जहर खा रहे होते हैं, और हम फिर चाहते हैं कि हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। जब आप 20 साल से एनजाइटी में हैं, 15 साल से एनजाइटी में हैं, ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है हमारी ज़िंदगी का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सही गाइडेंस लें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करें। मुझसे जितना हो सके मैं उतना आपको सही गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि इसका कोई वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं आता। अगर आप किसी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है, बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे कि मेरी गलती क्या हुई थी, विक्स इनहेलर होता है, विक्स इनहेलर, जो कि विक्स की एक कैप होती है जो कि हम सूंघते हैं नाक में ज़ुकाम होने की वजह से। तो जब मुझे एनजाइटी होती थी तो चेस्ट टाइटनेस की वजह से, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से मैं विक्स इनहेलर का यूज़ करता था। विक्स इनहेलर जैसे ही मैं यूज़ करता था तो मेरे जो सांस लेने में दिक्कत है वो कम हो जाती थी और मैं उससे सो पाता था सुकून से। तो कहने का मतलब, जब मैं उसको यूज़ करने लगा तो मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया। इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे दूसरी चीज़ें सूट नहीं कर पा रही थी वैसे, जैसे मैंने अडेप्ट करना चाहिए था मेरी बॉडी ने, तो वैसे अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसको आदत लग गई थी विक्स इनहेलर की। तो मैं भी ये कहूँगा आपसे कि आप इन चीज़ों पे उतना डिपेंडेंट नहीं होना है। आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो सकती है, अच्छे से हो सकती है, आसानी से हो सकती है, अगर आप कई सालों से मेडिसिन भी ले रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी हो, किसी तरह का एडिक्शन की वजह से हुई हो, कुछ भी हो, आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो सकती है, आपका पैनिक बिल्कुल ठीक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको ज़्यादा नहीं है, अगर हम किसी तरह का कुछ काम करने जाए, जैसा कि मैंने एक डॉक्टर का कमेंट पढ़ा था, ओके, वो खुद एमबीबीएस है, और इस चीज़ के ऊपर मैं तीसरी, इसके इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएंगी उसके बाद तीसरी वीडियो जो रहेंगी, उस वीडियो पे मैं बनाऊंगा कि एक डॉक्टर को खुद, जब एम, हालांकि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना, साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उसको जब दिक्कत आई तो उससे भी क्यों मैनेज नहीं हो पा रही है ये चीज़, है ना। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने उनका कमेंट पढ़ा, उनका कहना है कि उनको एनजाइटी है, और वो इस चीज़ की वजह से, एनजाइटी की वजह से डिप्रेशन में ऐसा गई है कि जब वो वाइवा देने जाती है या फिर अपने टीचर से, जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी तरह के पेपर वगैरह होते हैं, जब वो जाती है उस पेपर में रहती है, एग्ज़ाम्स हॉल में रहती है या फिर एग्ज़ाम देती है, तो जो भी उनका प्रोसीजर होता है, तब उनको एनजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। वो इस बात से डिप्रेस है काफ़ी, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम्स दे रही है तो एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और पिछले दिनों वो इस वजह से, उनकी एनजाइटी की वजह से, अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको भी एनजाइटी है, चाहे 20 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, किसी भी तरह से हो, या फिर एडिक्शन से हो, कुछ भी हो, तो एनजाइटी ठीक हो सकती है, सही गाइडेंस, सही मेडिकेशन, सही डॉक्टर के अंडर में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेडिसिन लेने से डरना नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अब मैं ठीक होके क्या करूँ, क्यों ठीक हूँ, मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है। तो देखिए जनाब, आपको डिप्रेशन है, इसी को डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि आपको कुछ रीज़न ही फील नहीं हो रहा लाइफ में जीने के लिए। ठीक है? तो मेरे कहने का यही मतलब है आपसे कि जब आपको और कुछ लोगों को ये चीज़ काफ़ी डिमोटिवेट करती है, और डिप्रेस करती है कि अब काफ़ी दिनों से एनजाइटी में रहने की वजह से, डिप्रेशन में रहने की वजह से, या किसी तरह के एडिक्शन में रहने की वजह से उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो रंग है काफ़ी चेंज हो गया है, फिज़िकल हेल्थ है, मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या फिर मेंटली तौर पे मैं उतना फोकस या फिर स्टेबल नहीं रह पाती। आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज़ें हैं। इनको आप इतना जल्दी, इतना आसानी से अंडर एस्टिमेट ना करें। भले ही आपको 20 साल से मेडिसिन पे हो, 30 साल से मेडिसिन पे हो, या 40 साल से मेडिसिन पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20 साल से भी अगर एनजाइटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉनिक एनजाइटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की एनजाइटी हो, एनजाइटी ठीक हो सकती है, डिप्रेशन ठीक हो सकता है, पैनिक अटैक ठीक हो सकता है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हद तक उसको रिकवर किया जा सकता है, ताकि आपको रिलीफ मिले। और कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। जब आपकी एनजाइटी से आप साल, 1.5 साल या 8 महीने, जो भी, अगर आपके लिए डिपेंड करता है आपकी एनजाइटी कितनी ज़्यादा है, उसके बाद आप जब निकल जाएंगे उस चीज़ से, तो आपको सिम्टम्स भी याद नहीं रहेंगे, आप याद भी नहीं रख पाओगे कि आपकी सिचुएशन कभी ऐसी थी। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि मायूस नहीं होना, मैं रिकवर होऊंगा या नहीं होऊंगा, फिजिकल से जो हेल्थ है मेरी, मसल रिकवरी, वो
सब कुछ हो जाता है, सब बेटर हो जाता है, आगे आपको अच्छी लाइफ इंतज़ार कर रही है। तो डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। अगर आपको ठीक होना है तो मेरे चैनल से अभी जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़, आपको सिम्टम्स है, कुछ भी है, आप बेफिक्र होकर कमेंट करें। लास्ट में मैं एक आखिरी बात करके अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जो सिम्टम्स है, मैं वैसे तो इसमें वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन एक व्यूअर ने पूछा था कमेंट में, इसलिए मैं इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि क्या कोलेस्ट्रॉल और टीजी, जो कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी बेटर मालूमात है दूसरे चीज़ों से। तो जैसे कि उन्होंने पूछा कि एंजाइटी में कोलेस्ट्रॉल और टीजी बढ़ सकता है क्या? तो मेरा ये कहना है कि टीजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह के मेडिकेशन पे है, जैसे कि जब मैं मेडिकेशन पे था तो मेरा टीजी बढ़ गया था काफ़ी। तो मेडिकेशन से भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से टीजी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपका टीजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या आपको इसमें से किसी तरह की दिक्कत फील हो रही है, तो पहले आप डायग्नोस करें। जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि डायग्नोस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले पता होना चाहिए कि चीज़ हो क्यों रही है ना? तो पहले डायग्नोस करें कि आपको जो ये दिक्कत हो रही है वो क्यों हो रही है, आपका टीजी कोलेस्ट्रॉल जो भी बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। अगर नॉर्मल रीज़न है तो आप अपनी डाइट से कार्ब्स कट करके, बैड फैट कट करके, थोड़ी बहुत कैलोरीज डेफिशिट कट करके, प्रोटीन ऐड करके उसको सही डाइट में सही डाइट लेके ठीक कर सकते हैं। और एक कमेंट आया था किसी का कि शुगर होती है क्या, एंजाइटी में शुगर बढ़ के आती है क्या, शुगर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो देखिए, शुगर तो एंजाइटी में नहीं बढ़ती। शायद अगर किसी मेडिसिन के लेने की वजह से ऐसा होता होगा तो इसका मुझे अंदाज़ा है नहीं। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि आपको शुगर बढ़ रही है या नहीं, तो आप दोनों टाइम की शुगर, फास्टिंग और पोस्ट मील, यानी कि नाश्ते के पहले खाली पेट और नाश्ते के 1.5 घंटे के बाद की शुगर आप टेस्ट करवा सकते हैं। और साथ में HbA1c नाम से एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। और तीसरा कमेंट एक ऐसा आया था कि ब्लड प्रेशर में दिक्कत होती है या ब्लड प्रेशर बढ़ना कम होना, ऐसा कुछ होता है क्या एंजाइटी में? तो एंजाइटी में ऐसा होता है और नॉर्मल इंसान को भी ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, तो मैं फिर वही कहूँगा कि डायग्नोस करना पहले सबसे ज़रूरी है। और अगर आपको एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी समझ में आ जाता है। आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये बता देंगे कि आपको एंजाइटी की वजह से बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर, या फिर क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है। जब हम आगे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो हमारा जो सिस्टम है फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है, जिसकी वजह से वो बीपी, थोड़ा ब्लड प्रेशर हमारा एलिवेटेड रहता है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत कुछ आ रही है तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, पहले पता करें कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचें। और नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है मेडिसिन लेते टाइम जो हम गलतियाँ करते हैं उसके ऊपर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं कमेंट करो, बेझिझक जियो, टेंशन मत लो किसी चीज़ का। ठीक है, एंजाइटी कितनी भी पुरानी हो, कैसे भी हो, ठीक हो जाती है। और सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम।